तो अभी हम लोग सिंबल टेबल के बारे में देखते हैं। तो सिंबल टेबल इज एन important data structure created and maintained by compilers in order to store information about occurrence of various various entities such as variable name, function name, object classes, interfaces, etc. मतलब क्या कि जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर जैसा है जिसमें वेरिएबल का नेम, फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट क्लासेस, इंटरफेस एक्सेट्रा ये सब चीज स्टोर होती है। द फिर ये इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलर एंड यूज बाय सिंथेसिस फेज मतलब सिमेंटिक एनालिसिस टू जनरेट टारगेट कोड। तो टारगेट कोड जनरेशन के टाइम ये इंफॉर्मेशन जो सिंबल टेबल में रहती है वो यूज की जाती है। तो अभी देखते हैं यूजेस ऑफ सिंबल टेबल में ऑल द फेजेस ऑफ अ कंपाइलर। मतलब ये स्पेशली इससे यूज किया जाता है सिमेंटिक फेज से टारगेट कोड जनरेट करने के लिए, बट सारे फेजेस कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं कि सिंबल टेबल का यूज सारे फेज में किधर रहता है। तो पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे हर एक आइडेंटिफायर के लिए वो अलग से एक स्पेस बनाता है, एंट्री बनाता है। ठीक है, तो एग्जांपल वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एक्सेट्रा ऑल एंट्री विल बी डन इन सिंबल टेबल। तो हर एक के लिए एक एंट्री सिंबल टेबल में बनाता है जो भी वो आइडेंटिफाई करता है। हर एक आइडेंटिफायर के लिए नया एंट्री होता है। फिर नेक्स्ट फेज है सिंटैक्स एनालिसिस। तो उसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एट्रीब्यूट्स लाइक टाइप, स्कोप, डिमेंशन, लाइन ऑफ रेफरेंस एंड लाइन ऑफ यूज। मतलब कौन से लाइन पे यूज कर रहे, कौन सी लाइन पे रेफर किया है, टाइप क्या है वो आइडेंटिफायर का। ठीक है, फिर क्या स्कोप तक वो वैलिड है। ये सब चीजें सिंटेक्स एनालिसिस में स्टोर्ड रहती है। सिंटेक्स एनालिसिस फेज में वो सिंबल टेबल में स्टोर करता है। फिर आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सो ये क्या करता है, यूजर्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू चेक फॉर सिमेंटिक्स एंड इज अपडेटेड। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटेक्स एनालिसिस ने प्रोवाइड किया है वो उसको यूज करके चेक करता है कि मीनिंगफुल है क्या, वैलिड है क्या, वटेवर। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। सो इंफॉर्मेशन इन सिंबल टेबल हेल्प्स टू ऐड टेम्पररी वेरिएबल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि ये इंफॉर्मेशन अभी सिंबल टेबल में है तो फिर वो टेम्पररी वेरिएबल बनाने में काम आते हैं जो 3 एड्रेस कोड में रिक्वायर्ड है। In order to know type of t, we should know type of y and z, and we will get that from symbol table। तो टेम्पररी वेरिएबल का टाइप क्या रहना चाहिए उसके लिए हम लोग एक्स, वाई और जेड का टाइप चेक करेंगे सिंबल टेबल से, इसलिए सिंबल टेबल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। तो इंफॉर्मेशन इन सिंबल टेबल यूज्ड इन मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है by considering address and alias variable information। तो यहाँ पे कैसे अभी कि वो एड्रेस कंसिडर करेगा हर एक एलिमेंट का, कि अभी ये मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे वो एड्रेस चेक करेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, बराबर। तो ये इसका भी एड्रेस सेम है, 100 है, सपोज इसका भी 200 है, इसका भी 100 है, इसका भी 200 है। तो ये दोनों एक ही चीज को रिफर करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हियर वेर एवर वाई प्लस जेड इज देयर इट विल रिप्लेस इट विथ टी। ठीक है, तो जिधर भी कोड में वाई प्लस जेड रहेगा वो उसको टी से रिप्लेस कर देगा। ऐसा कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब वो एड्रेस फेच करता है कहाँ पे स्टोर्ड है, उसकी बेसिस वो उसको पता चलता है कि
कौन सा कोड रिपीटेटिव है, तो फिर कोई वेरिएबल है जैसे ये टी है टेम्पररी, जो वाई प्लस जेड स्टोर कर रहा है, तो जहाँ पर भी वाई प्लस जेड है वहाँ पे वो रिप्लेस करेगा टी को, ऐसा। जैसे कि ये टी वन है, सपोज टी वन इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो ये यहाँ पे वो उसको टी वन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू टी वन कर दिए। अभी नेक्स्ट फेज में कहाँ पे यूज होता है, टारगेट कोड जनरेशन में। तो जनरेट द कोड बाय यूजिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, अभी कोड जनरेट हम लोग को करने का टारगेट का, बराबर। तो ए ऑफ आई दिया है, बराबर। तो फिर वो क्या करेगा कि ए का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वो उसको कहाँ से मिलेगा, सिंबल टेबल से, बराबर। फिर उसके बाद वो आई बिट्स आगे मूव करेगा, बट वो मिलेगा कहाँ से, सिंबल टेबल से, तो इसके लिए वो उसका यूज करता है। अभी सिंबल टेबल एंट्रीज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। So symbol table entries. Each entry in the symbol table is associated with attributes that support the compiler in different phases. तो मतलब each entry symbol table की कंपाइलर की डिफरेंट फेजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो उसमें एट्रीब्यूट्स रहते हैं, तो एट्रीब्यूट्स देखते क्या रहते हैं। तो पहला रहता है नेम, साइज, डिमेंशन, टाइप, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ यूजेस, एड्रेस। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे नेम हो गया रवि, और फिर एज, मतलब टाइप हम लोग जो देते हैं, सॉरी वेरिएबल, उसका नेम। फिर टाइप रहेगा जैसे कि रवि का इंटीजर, एज का रवि का कैरेक्टर, एज का इंटीजर, ये 4, साइज 4 है, इसकी 2 है। फिर डिमेंशन ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, अभी लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, तो कौन से लाइन पे डिक्लेयर किया है, कौन से लाइन पे यूज किया है, कौन से एड्रेस पे स्टोर्ड है, ये। ठीक है, तो हियर ऑल द एट्रीब्यूट्स आर नॉट ऑफ फिक्स साइज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका साइज 2 है, इसका 4 है, वैसा। लिमिटेशन ऑफ फिक्सिंग द साइज, तो इफ chosen स्मॉल इट कैन नॉट स्टोर मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो मतलब अगर साइज कम है तो वो साइज से कुछ ज़्यादा का आया तो हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, और अगर हम लोग ने बाय डिफॉल्ट ज़्यादा ही लिया तो स्पेस वेस्ट भी हो सकती है, राइट। जैसे कि हम लोग ने 100 लिया पर हम लोग एज के लिए 2 ही बिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हर बार 98 वेस्ट हो जा रहा है हर एक के लिए। So size of the symbol table should be dynamic to allow the increase in size at the compile time. तो इसलिए symbol table should be dynamic. The operation of symbol table. So depending on whether the language is block structure or non-block structure, अभी ऑपरेशंस डिवाइड है ब्लॉक स्ट्रक्चर या नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर पे। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसा होता है। contains only one instance of the variable declaration and its scope is throughout the program. ठीक है, तो एक बार डिक्लेयर करते हैं और पूरा प्रोग्राम मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक वो वैलिड होता है। और नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर, वही वो नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर का ही बोल रहे हैं, ब्लॉक नहीं रहते। फॉर नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर द ऑपरेशंस आर इंसर्ट, लुकअप। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं और फिर ढूंढते वो, सपोज इंटीजर आए किधर है, ऐसा। एग्जांपल ये देखो, इंटीजर है तो ये सिर्फ एक पूरा फंक्शन है, ऐसा। ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक उसमें जो डिक्लेयर किया है, इसका स्कोप पूरा पूरे प्रोग्राम में वैलिड करेगा। और ब्लॉक स्ट्रक्चर में क्या है कि हियर द वेरिएबल्स में बी प्री डिक्लेयर्ड एंड इट्स स्कोप इज विद इन दैट ब्लॉक। मतलब 2 ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो इधर आई डिक्लेयर करो, ठीक है, और ये दूसरा है ब्लॉक, उसमें आई फिर से डिक्लेयर किया तो भी चलेगा, ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, ऐसा रहता है। दो ऑपरेशन सर, इधर भी ऑपरेशन इंसर्ट रहेगा, फिर लुकअप उसको ढूंढना।
तो इंसर्ट किससे करेंगे, सेट से, तो वो इंसर्ट करेगा ब्लॉक में। रिसेट से क्या होएगा कि वो ब्लॉक से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी इंटीजर है, यहाँ पहले ब्लॉक में डाला है, यहाँ पे इंटीजर है, और इधर इंटीजर है दूसरे ब्लॉक में डाला है। तो यहाँ पे इंटीजर है, अगर इंक्रीमेंट करते हैं ये ब्लॉक में, तो आई की वैल्यू ये ब्लॉक में इम्पैक्ट नहीं करेगा, वैसे का वैसे रहेगा, बट ये ब्लॉक में इंक्रीज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं गेट का सिंबल टेबल पे। एक्सेस टाइम ऑफ द सिंबल्स टेबल विल बी लॉगरिथमिक इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, अभी लॉगरिथमिक रहेगा। अगर लिंक लिस्ट लीनियर लिस्ट से कर रहे हैं तो लीनियर लिस्ट से लगेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम। अगर सर्च ट्री है, मतलब बाइनरी सर्च ट्री, तो उसमें लॉग एन लगता है। हैश टेबल में लगेगा ऑर्डर ऑफ वन, मतलब वो इंडेक्स देख के हम लोग वही एलिमेंट पे जाके ले सकते हैं। तो देखते हैं, तो लीनियर लिस्ट को वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन लगता है, और सर्च ट्री के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन, हैश टेबल के लिए है ऑर्डर ऑफ वन, और नन ऑफ दिस। तो लॉगरिथमिक तो सिर्फ सर्च ट्री के लिए है, तो वो आंसर रहेगा। अभी देखते हैं वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस ऑन सिंबल टेबल। तो अभी हम लोग देखते हैं लिंक लिस्ट, सॉरी लीनियर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए सिंबल टेबल कैसे बिहेव करता है। तो लीनियर लिस्ट में आता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग पहले एरे के लिए देखते हैं, फिर लिंक लिस्ट का देखते हैं। तो एरे के लिए इंसर्शन टाइम है ऑर्डर ऑफ एन, और लिंक लिस्ट के लिए भी उतना ही है। अभी एरे के लिए लुकअप टाइम है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, अगर बाइनरी सर्च से कर रहे तो। और अगर लिंक लिस्ट है तो उसमें नहीं चलेगा वैसा, हम लोग को सारे लिंक्स देखने पड़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एन। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अभी इंसर्शन टाइम ऑर्डर ऑफ एन ही रहता है, और लुकअप टाइम भी ऑर्डर ऑफ एन ही रहता है। ये ऑर्डर था मतलब सॉर्टेड था, तो उसकी वजह से लुकअप टाइम ऑर्डर ऑफ लॉग इन था, बट ये सॉर्टेड नहीं है तो पूरा ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। अभी as it is dynamic, so array is not possible, but still search time is order of login with binary search. तो ये कुछ ऐसा स्पेस बनाएगा, एरे तो पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि ये डायनेमिक, जो भी डाटा स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक है, पर जो भी है वो बिहेव तो सेम एरे जैसे करेगा, और उसमें बाइनरी सर्च हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ लॉगिन यहाँ पे आएगा। डिसएडवांटेज, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लुकअप टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेबल साइज। तो राइट है ना, मतलब लुकअप टाइम पूरा एन पे डिपेंडेंट है हर केस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये करेक्ट है। तो एवरी इंसर्शन ऑपरेशन प्रिसीडेड विथ लुकअप ऑपरेशन, तो मतलब कुछ भी इंसर्ट करने के लिए पहले वो लोकेशन तक पहुंचना पड़ता है, बराबर। तो तो लुकअप टाइम तो लगेगा। उसके बाद सेल्फ organizing list. Here the list is unsorted, but while inserting we can insert it at the front. ठीक है, मतलब अनसॉर्टेड है लिस्ट, तो हम लोग लिस्ट में डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट में फ्रंट पे डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं बिंदास, और रिमूव भी फ्रंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा कि हम लोग एक, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे करना है तो ऑर्डर ऑफ वन में इंसर्ट कर सकते हैं, और फेच करना है तो फटक से टॉप वाला एलिमेंट ले सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, पुअर परफॉर्मेंस विद लेस फ्रीक्वेंट आइटम्स आर सर्च, मतलब कोई आइटम अगर यहाँ पे एकदम लास्ट में जाके बैठ गया है यहाँ पे, तो उसको, उसके लिए पुअर परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ वन में नहीं आएगा, उसको पूरा एंड तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा ऐसा। ये हो गया कौन सा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। अभी सर्च ट्री देखते हैं। तो सर्च ट्री में ऑर्डर ऑफ लॉगिन, क्योंकि वो ट्री बनेगा तो हम लोग को पता है ट्रीज का लेवल लॉगिन रहता है। तो इंसर्शन टाइम मतलब वो जितना लेवल है उतना
नीचे आके फिर वो इंसर्ट करना पड़ेगा वर्स्ट केस में। लुकअप टाइम भी सेम ही रहता है, वहां तक पहुंचने के लिए उतना टाइम लगता है। डिसएडवांटेज क्या है कि वी हैव टू ऑलवेज कीप इट बैलेंस, मतलब कि हम लोग मैक्सिप रख रहे या फिर नहीं, कुछ तो लॉजिक रख रहे तो हम लोग को वैसा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, हैश टेबल। हैश टेबल में इंसर्शन टाइम क्या है, ऑर्डर ऑफ वन, और लुकअप टाइम है ऑर्डर ऑफ आर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आर क्यों है कि सपोज कोई इंडेक्स है, जैसे हम लोग ने 10 इंडेक्स बनाए हैं, तो 1 2 3 से लेके ऐसा 10 तक है, से लेके 9 तक है, ओके। तो अगर कुछ 1 आया तो यहाँ पे इंसर्ट किया, 11 आया तो यहाँ पे किया, फिर 101 आया तो यहाँ पे किया। तो ऐसे आर एलिमेंट्स है याद यहाँ पे, बराबर। ऐसे यहाँ पे आर एलिमेंट्स है। तो ये इस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम साइज है उसको हम लोग लुकअप टाइम आर बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से लुकअप टाइम ऑर्डर ऑफ आर है। पर इंसर्ट हम लोग क्विकली कर सकते हैं, इसके फ्रंट में ही चाहिए तो कर देंगे। हर एक इसके, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया फ्रंट में इंसर्ट, तो वो इंडेक्स के फ्रंट में जाके इंसर्ट करे तो ऑर्डर ऑफ वन में इंसर्ट कर सकते हैं। बस लुकअप करने के लिए जो उसका डेप्थ है उतना टाइम लगेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि व्हेन देयर आर टू मेनी कॉलिजन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस टू ऑर्डर ऑफ n, मतलब हर बार कॉलिजन हो ही रहा है तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n हिट होएगा ही। मतलब सारे एलिमेंट्स का अगर स्टार्टिंग वन से है, जितने भी 10 एलिमेंट है वो सब वन में जाके बैठ रहे हैं, तो फिर वो आर की वैल्यू एन के बराबर रहेगी, राइट। तो आर इज इक्वल टू एन अगर रहेगा तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन मिलेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू लेक्सिकल एनालिसिस एंड ग्रामर। सो दिस इज द ओनली फेस विच रीड्स द टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ओके। तो ये फेस में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, जैसे ये इंट हो गया, मैक्स हो गया, ऐसा वो ब्रेक करेगा हर एक कैरेक्टर को, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कमेंट्स, तो कमेंट को वो इग्नोर कर देगा। तो यार अबाउट अबाउट डिवाइड्स टेक्स्ट इनटू टोकन्स, तो पहले टेक्स्ट को टोकन में, ये पूरा टेक्स्ट है तो इसको उसने टोकन्स में डिवाइड किया है। इफ यू राइट होल कोड ऑन सिंगल लाइन देन आल्सो इट वर्क्स, तो पूरे कोड को हम लोग सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हैं, तो सिमिलरली वर्क करेगा। सो देयर आर इन ऑल 25 टोकन्स, तो इसमें अगर ये टोकन्स कैलकुलेट करेंगे तो 25 टोकन्स है। एंड इट इग्नोर्स द कमेंट्स इन द कोड, तो मैंने बताया कि ये कमेंट्स को वो इग्नोर करेगा। तो अभी एक एग्जांपल ले देख सकते हैं कि इसमें कितने टोकन्स है। तो पहले वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये प्रिंटफ हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, ये कोट हो गया, फिर परसेंट डी हो गया, ए हो गया, फिर ये कर्ली कोट्स हो गया, ऐसा मतलब जितना दिख रहा है। तो यहाँ पे तो मैंने बनाई है पार्टीशन, तो वो देख सकते हैं। तो टोटल 8 है। तो देर आर 8 टोकन्स और हियर स्ट्रिंग लिटरल इज कंसिडर्ड एज वन टोकन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है उसको एक टोकन कंसिडर करते हैं। तो परसेंट डी है को ऐसा, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी तो जो सिंबल विम्बल है वो ब्रेक होएगा ही, बट यहाँ पे ऐसा तो मतलब हम लोग कोड्स के अंदर जो भी है वो सिंगल कंसिडर होएगा। यहाँ पे दिया है ना, string literal is considered as one token. Let's see about syntax analyzer और parser। तो अभी ये lexical analyzer से होके आएगा, वो उसका जो इनपुट है वो सिंटैक्स एनालाइजर के पास जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टू सिंटैक्स एनालाइजर इज अ ग्रामर। तो ये लेक्सिकल जो है वो एक ग्रामर बना के दे देगा उसको, लेक्सिकल एनालाइजर। तो वो ग्रामर सिंटैक्स एनालाइजर का इनपुट बनेगा। तो सपोज एक ग्रामर है जिसमें वर्टेक्स है, टर्मिनल है, प्रोडक्शन है और यस मतलब स्टार्ट स्टेट या स्टॉप फाइनल स्टेट जो भी। मेन तो ये है,
ये एग्जांपल में जो दिया है वो देखते हैं, रूल है इम्पोर्टेंट। तो एन वी इज इक्वल टू ई, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू ये मतलब प्रोडक्शन कौन सा है बताया, और टर्मिनल से प्लस स्टार और डी। ठीक है, मतलब ये तो ये देख ये इम्पोर्टेंट है रूल, ये सब वर्टेक्स क्या है और टर्मिनल क्या है बताए। तो सपोज वी वांट टू डिराइव आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है, ये रूल यूज करके हम लोग को ये डिराइव करना है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करेंगे, रिप्लेस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल फर्स्ट। तो पहले तो ऑप्शन क्या है कि इज इक्वल टू ई प्लस ई, वो हम लोग ने लिया, ठीक है। फिर ई के जगह डालेंगे आईडी, ठीक है, तो ई के जगह आया आईडी प्लस ई, ठीक है। फिर आईडी प्लस अभी ये ई के जगह ई स्टार ही डाला है सेकंड वाला। तो लेफ्ट मोस्ट हम लोग रिप्लेस करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो अभी इसको भी आईडी आईडी डाल देंगे, इसको भी आईडी डाला और ये ई को भी हम लोग ने यहाँ पे आईडी डाला, तो आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी आ गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से भी। अभी राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी आ रहा है क्या देखते हैं। तो इजी को डी प्लस ई तो आ गया बाय डिफॉल्ट। तो फिर अभी ये राइट वाला पहले ट्राई करेंगे एक्सपांड करने का। तो ये ई इंटू ई ये डाल दिया इसके जगह, ठीक है। तो अभी ये ई वाला है वो राइट मोस्ट है, तो इसको एक्सपांड करके हम लोग ने आईडी बना दिया। तो अभी ये भी नेक्स्ट है उसका, तो इसको भी आईडी बना दिया। अभी ये ई को भी फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे आईडी बना दिया, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग को सेम मिला, ये दोनों इक्वल हो गया। तो लेफ्ट मोस्ट में हम लोग लेफ्ट वाला करेंगे पहले रिप्लेस, और राइट मोस्ट में राइट वाला वेरिएबल पहले रिप्लेस करेंगे। देयर आर देयर इज वन मोर वे यूजिंग राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन टू डिराइव, मतलब ये ऊपर का बनाने के लिए और एक वे है वो दिखा रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में पहले ई के जगह ई टू ई लिया, तो एलएफडी में पहले क्या लिया था, आईडी लिया था, ठीक है। तो ये मतलब वो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि देयर कैन बी मोर देन वन वे टू डिराइव द सेम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ई के जगह आईडी आया, तो ये ई के जगह अभी ये ई इंटू ए वैसे ही रखा है। तो नेक्स्ट ये ई को आईडी से रिप्लेस किया इंटू ई, फिर तो फाइनली अभी आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी आ गया। सिमिलरली राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए भी और एक वे रहेगा कुछ और अदर देन दिस, बट वही है कि इन द एंड हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं। सेम वी कैन डिराइव पार्स ट्री, तो इसका अभी यूज करके हम लोग पार्स ट्री भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी ई है, तो ई को हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं, आईडी। तो यहाँ पे ई को आईडी से रिप्लेस कर रहे थे, फिर उसके बाद प्लस ई था, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्लस ई को ई इंटू ई से रिप्लेस किया था यहाँ पे, इंटू ई से, तो वो यहाँ पे डाल दिया। फिर हर एक ई को आईडी से रिप्लेस किया था, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे आईडी, तो वो भी यहाँ पे आईडी बना दिए। ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा है देखते हैं, ई इंटू ई से रिप्लेस किया है, ई बिलोंग्स ई गिव्स इंटू ई, तो ये है ये वाला, ठीक है। तो ई इंटू ई से रिप्लेस किया है, फिर उसके बाद अभी देखना पड़ेगा, फिर ई को आईडी से किया है, ठीक है। ई को ओके, तो ये वाला है वो नीचे वाला, तो ई को आईडी से रिप्लेस किया है, तो फिर वो ई को आईडी से रिप्लेस किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये ई को ई प्लस ई से रिप्लेस किया, तो ई प्लस ई से रिप्लेस किया, फिर हर एक ई को आईडी से रिप्लेस किया। तो ऐसा हम लोग पांच ट्री बना सकते हैं। सो हम लोग भी देख सकते हैं कि फॉर हियर फॉर सेम ग्रामर वी गॉट मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड पार्स ट्री। मतलब दो पार्स ट्री आए, हर एक के लिए दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, दो राइट मोस्ट डेरिवेशन है, राइट। So if we get either one of them more than once, then we can say grammar is ambiguous, ठीक है। अगर मतलब इसमें से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन या पास्ट ट्री अगर कुछ भी अगर मोर देन वन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन ग्रामर इज एम्बिगस। तो यही जो ग्रामर दिया है ये अभी क्या है, एम्बिगस है, ओके। इसका ये मीनिंग हो जाता है।
Okay. So let's see with the example if the grammar is past true or not. मतलब आई मीन एम्बिगस है कि नहीं देखना चाह रहे तो देखते हैं। ये पहला एग्जांपल है एस इज इक्वल टू एस एस स्लैश ए। तो ये पहला ग्रामर दिया है और स्ट्रिंग हम लोग को जनरेट करना है ए ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए जनरेट करने के लिए दो वेज है हम लोग के पास। ठीक है, तो दो पार्स ट्री है तो एम्बिगस। अभी एम्बिग्यूटी बारे में कुछ बताया गया है। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल hence there is no algorithm for that। मतलब कुछ एल्गोरिदम नहीं है कि ये स्टेप्स परफॉर्म करो और पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ ट्रीज बना के डबल या फिर पांच ट्री, मतलब पांच ट्री डबल बना के या फिर आरएमडी या फिर एलएमडी कुछ तो ऐसा दिखाना चाहिए कि मोर देन वन है, तो ही हम लोग कह सकते हैं कि एम्बिगस है गिवन ग्रामर। फिर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अभी है ए ए बी बी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ए बी ए बी राइट। तो ए बी एक से हुआ है और ए बी यहाँ पे बी। ए बी बनाने के लिए दो वे से ये लोग को मिल गए राइट। ये ग्रामर थे, जैसे कि मतलब अभी मैं एक दिखाता हूँ कि एस को ए एस बी एस ए एस बी एस से वो लोग नेक्स्ट पार्ट किया। फिर ये वाले एस को पकड़ा और बी एस एस मतलब ये वाला उससे रिप्लेस किया। अभी जो बचे हुए एस है उसको एप्सिलॉन से, तो फिर वो ए बी आया था। यहाँ पे भी पहले एस को एस बी एस से रिप्लेस किया, फिर उसके बाद ये वाले एस को एस बी एस से रिप्लेस किया और फिर जो बचे हुए एस थे उसको एप्सिलॉन से किया। तो ऐसा वो लोग ने सेम स्ट्रिंग के लिए दो ग्रामर दिखाए थे। तो फिर क्या है कि ये दो पार्ट स्ट्रिंग बने तो एम्बिगुअस है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। अ, अब ये आर प्लस आर 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 स्टार ए स्लैश बी स्लैश सी। अभी हम लोग को क्या करना है कि ए प्लस बी सी ये बना के दिखाना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी सी, ये एक बन गया। और फिर ये दूसरे में से ए प्लस बी और ये सी, दो पार्ट्स ट्री है तो एम्बिगुअस है। Due to the problem of ambiguity, we may lead to error if we choose wrong path tree, which is have wrong value। तो एम्बिग्यूटी अगर रहता है तो उसके वजह से हम लोग को आगे जाके एरर मिल सकता है। मतलब कि इसमें से अगर ये दो पार्स ट्री है तो इसमें से हम लोग ने अगर सपोज ये वाला राइट है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये वाला रॉन्ग है, तो ये वाला ये वाला अगर हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आगे के फेजेस में हम लोग को एरर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग रॉन्ग रहेगा ऐसा। तो जैसे कि अभी सपोज अभी हम लोग अगर प्रायोरिटी वाइज देखेंगे यहाँ पे, तो पहले इसका क्या है कि बी इंटू सी करना है राइट, ब्रैकेट से। तो बी इंटू सी करना है, फिर ए से ऐड करना है राइट। और इधर क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले ए प्लस बी कर रहे हैं, फिर उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा है, इसका इससे रॉन्ग है। ऐसा हम लोग मतलब मल्टीपल पार्ट्स तो बनते हैं बट नॉट नेसेसरी कि सब सेम मीनिंग लेके है। जो एक्चुअल मीनिंग हम लोग को चाहिए वो जो पास्ट्री है, अगर वो जा नहीं रहे तो आगे जाके डेफिनेटली एरर तो आएगा या फिर जो आंसर आएगा वो इनकरेक्ट रहेगा अगर इसका सिमेंटिक मीनिंग ही रॉन्ग है तो। इस वजह से अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरर्स एंड रिकवरी इन लेक्सिकल एनालिसिस। तो एरर्स डिटेक्टेड इन लेक्सिकल एनालिसिस, तो न्यूमेरिकल लिटरल्स। तो पहले इसके लिए देखते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स के लिए, दैट आर टू लॉन्ग। जैसे कि ये इंटीजर है तो इतना बड़ा इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी लॉन्ग इंटीजर आइडेंटिफायर्स, तो अगर 2 bytes that is 16 bits then max number we can store is 65535। तो अगर लॉन्ग है तो ये साइज का हम लोग मैक्सिमम नंबर स्टोर कर सकते हैं, इससे बाहर जा रहा है तो एरर आएगा। इफ फॉर्म्ड इल फॉर्म लिटरल्स,
मतलब ठीक से नहीं बने, जैसे कि इंटीजर है और तुम लोग स्ट्रिंग दे रहे हो तो वो गलत है। इनपुट कैरेक्टर्स दैट आर नॉट इन सोर्स लैंग्वेज, तो जैसे कि एक्सपेक्टेड इनपुट है इंग्लिश में और हम लोग चाइनीज में दे रहे तो वो एरर देगा। ठीक है, ये ऐसे हम लोग के एरर्स रहते हैं, ये सारे एरर्स डिटेक्ट होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में। ठीक है। इसलिए हर एक फेज को ऐसा एरर दिया था। ठीक है, हर एक फेज में एरर डिटेक्ट होएगा, तो अभी देखते हैं कैसा एरर डिटेक्ट होएगा। अभी एरर जो डिटेक्ट होएगा उसको रिकवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अननोन कैरेक्टर्स आर डिलीटेड आल्सो नोन एज पैनिक मोड रिकवरी। जैसे कि अभी कैर है, तो हम लोग को पता है कैरेक्टर CHAR एक एक्स्ट्रा आर आ गया है, तो उसको वो खुद से रिमूव करके इग्नोर मार देगा, रिकवर कर देगा। इंसर्ट, अभी जैसे कि कुछ जैसे कि अभी एक कैरेक्टर है तो आर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि ये डाल देगा और फिर आगे भेज देगा। तो ट्रांसपोज, तो बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स वी कैन ट्रांसपोज टू कैरेक्टर्स। तो जैसे कि अभी वाइल की स्पेलिंग रॉन्ग है तो ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज भी कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर, जैसे एल और ई और EL ये सब रॉन्ग है, मतलब ट्रांसपोज मतलब क्या कि स्वैप स्वैप करना पड़ेगा ऐसा। रिप्लेस, बेस्ड ऑन रिप्लेस वन कैरेक्टर कैन बी रिप्लेस बाय अदर। तो जैसे कि कैर में यहाँ पे रिप्लेसमेंट की जरूरत है, आर को ए से रिप्लेस करना है तो वो भी करके वो दे देगा। अभी देखते हैं कि एम्बिगस ग्रामर एंड मेकिंग देम अनएम्बिगस। तो some of the ambiguous grammars can be converted to unambiguous grammar. This is called as disambiguity rule। ठीक है, तो ambiguous grammar को हम लोग unambiguous grammar में भी बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं disambiguity rules। तो disambiguity rules क्या रहते हैं देखते हैं। तो जैसे कि अभी ये ग्रामर दिया है, तो ID+ID+ID इसके लिए दो पार्स ट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो फॉर any operand, if any two operators are present to its left or at right, then it need to associate himself with something. So for any operand, जैसे ये प्लस है, if any two operand हाँ operator are present to its left or at right, ठीक है, so plus is always left associative। ठीक है, and plus is always left, so first pass tree is correct। So for any operand, if any two operators are present to its left or at right, okay, then it need to associate with something। okay, ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है कि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, बराबर। तो फॉर एनी ऑपरेंड इफ एनी टू ऑपरेटर आर प्रेजेंट टू इट्स लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट में इसके दो ऑपरेटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर ये लेफ्ट एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एनी टू ऑपरेंड if any two operator are present to its left or at right, then it need to associate itself with something। तो सब फर्स्ट पास टू इज करेक्ट, एग्जाम्पल ID प्लस एग्जाम्पल देख के समझते हैं, ID प्लस ID इंटू ID, तो ये ID प्लस ID इंटू ID और ये ID प्लस ID इंटू ID, सो हियर स्टार नीड टू बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, सो फर्स्ट पास टू इज करेक्ट। तो यहाँ पे कैसे है कि प्लस का प्रायोरिटी स्टार से कम है, राइट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्लस को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं फिर स्टार को, उसको वजह से सेकेंड वाला रॉन्ग है। राइट, ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा पास ट्री करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, if we want our parse tree to grow on left side because it is left associative, then we can restrict our grammar to be left recursive। तो अभी देखते हैं कि ये प्लस क्या है, प्लस है लेफ्ट एसोसिएटिव, मतलब लेफ्ट साइड दो प्लस है तो लेफ्ट वाले प्लस को पहला प्रायोरिटी देगा ऐसा। सो वो केस में वी कैन रिस्ट्रिक्ट अवर ग्रामर टू बी लेफ्ट रिकर्सिव। तो सपोज ये ग्रामर है ई
gives e plus id slash id। तो यहाँ पे हर बार प्लस है, वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड से ग्रो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये ई प्लस आई डी, ई प्लस आई डी, ई प्लस आई डी, फिर हर बार ये लेफ्ट वाला प्लस है, वो पहला एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, हियर द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर शुड बी एट लीस्ट लेवल, मतलब लोएस्ट लेवल पे रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अभी का स्टार का हाईएस्ट है। ठीक है, तो वो नीचे रहना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये ई प्लस टी है, तो टी स्टार एफ, तो सबसे नीचे जो है वो पहले एग्जीक्यूट होएगा, राइट? क्योंकि ये टी का जो वैल्यू है, वो उसको जब भी एग्जीक्यूट होएगा तभी मिलेगा, तो पहले नीचे वाला होएगा। तो जिसका प्रेसिडेंस हाईएस्ट रहता है वो सबसे हमेशा लोएस्ट लेवल पे रहता है। तो इसका और एक एग्जांपल है, ई प्लस टी स्लैश टी, और टी क्या देता है, टी स्टार एफ स्लैश आई डी। So when we directly want to go to ID, that is no plus and star present। तो वैसा भी अलाउ करेंगे हम लोग, ई से टी पर जाएगा, टी से एफ पर जाएगा, और एफ से आईडी पर। तो डायरेक्टली आईडी भी हम लोग दे सकते हैं अगर प्लस और स्टार प्रेजेंट नहीं है तो। Here what we are doing is once we reach T, we can't come back to E and execute plus। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार टी पर पहुंच गए तो ई पर आने का कुछ स्कोप ही नहीं है, तो आगे आगे ही जा सकते हैं ऐसा। ये हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। So to deal with associativity, we have recursion। ठीक है, तो उसको, और हाँ, we have recursion, और to deal with precedence we have levels। ठीक है, तो अगर associativity से डील करना है तो हम लोग लेफ्ट रिकर्शन, राइट रिकर्शन, ऐसा जैसे यहाँ पे देखा था वैसा कर सकते हैं। ठीक है, और टू डील विथ प्रेसिडेंस, मतलब किसका ज़्यादा है प्रायोरिटी, तो हम लोग लेवल के बेसिस पे उसको कर सकते हैं कि उसको लोएस्ट वाले लेवल पे रखने का, ऐसा यहाँ पे जैसे रखा। तो ये हम लोग को समझा। तो अभी एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से वी हैव वन मोर ऑपरेटर रेस टू पावर ऑफ। ठीक है, मतलब 2 रेस टू 3 जैसा रहता है वैसा, और एक ऑपरेटर है समझो। तो देखते हैं अभी ये क्या है, 2 रेस टू 3 पावर 2, तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, ये राइट राइट एसोसिएटिव रहता है, हाँ यहाँ पे दिया है। तो ये बनेगा ऐसा 3 पावर 2। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर 3 पावर 2, फिर ये इसके साथ होगा। ठीक है, दैट इज, अब इसका ग्रामर देखते हैं। एफ जी स्लैश एफ, तो राइट एसोसिएटिव है, तो इसको राइट साइड पे हम लोग ग्रो करने को बोलते हैं, राइट रिकर्सिव बना दिया, स्लैश जी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आईडी भी अलाउड है ऐसा। दैट इज फाइनल ग्रामर विल बिकम, ये मतलब टेम्पररी है, फाइनल बनेगा, ई इज ई प्लस टी स्लैश टी। ओके सॉरी, मतलब अभी ये किसी और ग्रामर में यूज कर रहे हैं, तो फिर टी इज टू एफ स्टार एफ स्लैश एफ, तो इधर जाने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। फिर जी एफ गिव्स जी स्लैश एफ स्लैश जी, और जी देगा आईडी। तो वो ये है, मतलब तीनों में प्रेसिडेंस भी अप्लाई किया है कि जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी है वो लोएस्ट लेवल पे है, फिर उसका नेक्स्ट जो है वो, फिर उसके बाद सबसे लिस्ट प्रेसिडेंस जिसका है वो ऊपर रहेगा। लास्ट लेवल इज इक्वल टू ये, सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू स्टार, और फर्स्ट लेवल पे है प्लस। सेम फॉर बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए भी सेम रहता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन एक्सप्रेशन नॉट, बुलियन एक्सप्रेशन नॉट ऑपरेटर, ट्रू और फॉल्स, ये सब के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम किसका रहता है, और का, तो उसको सबसे लोएस्ट लेवल पे रखा। फिर उसके बाद एंड का रहता है, तो उसको रखा। फिर नॉट, मतलब जो है नॉट ऑफ जी, मतलब ट्रू फॉल्स, ये सब का। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस रहता है, तो इसको लोएस्ट लेवल पे रखा, ऐसा। तो सेम रूल अप्लाई होता है बुलियन एक्सप्रेशंस पे। पहले और आएगा, और के और से ज़्यादा रहता है एंड, सॉरी,
और इससे ज़्यादा रहता है एंड और एंड से ज़्यादा रहता है वो ऑपरेटर है, ट्रू फॉल्स और नॉट, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद सेम फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए भी सेम है बोल रहे हैं। तो सबसे लोवेस्ट रहता है यूनियन को, फिर कॉन्कैट को, फिर स्टार, तो आर पावर स्टार, फिर नॉर्मल ए बी सी जो भी है उसको सबसे ज़्यादा। तो यूनियन है तो ई प्लस टी स्लैश टी बनेगा, फिर कॉन्केटेंट के लिए टी स्लैश एफ बनेगा, फिर एफ स्टार, तो एफ पावर मतलब कितने भी एफ को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो वो, या फिर टर्मिनल। स्टॉप करो। ठीक है, ये हो गया। अभी एग्जांपल देखते हैं अनएम्बिगियस ग्रामर का। तो ये है ए डॉलर बी, बी, बी है सी, सी, सी एट द रेट डी स्लैश डी और डी। तो एक जेनरिक एग्जांपल है। तो इसमें क्या रहेगा कि डॉलर इज ग्रेटर देन डॉलर। ठीक है, ये कुछ इन्फो दिया है, तो लेफ्ट एसोसिएटिव है ये। ठीक है, फिर एच इज ग्रेटर देन हैश, तो ओके ओके ये हैश ही है, तो हैश इज ग्रेटर देन हैश, तो इसका भी मतलब है लेफ्ट एसोसिएटिव है। ये भी इसका भी मतलब है फिर लेफ्ट एसोसिएटिव। तो इसका लोवेस्ट लेवल पे है एट द रेट, तो ये सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। फिर हैश का ज़्यादा प्रेसिडेंस है सेकंड पे, तो और ये डॉलर का। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ई के लिए क्या है, ई स्टार एफ, एफ प्लस ई, एफ और एफ माइनस एफ स्लैश आई डी, एफ गिव्स एफ माइनस एफ स्लैश आई डी। तो इधर देखते हैं, हियर स्टार इज इक्वल टू प्लस, बोथ हैव इक्वल प्रेसिडेंस। ठीक है, तो ये सेम लेवल पे है, मतलब स्लैश नीचे लिखा है बट वही है ना, ई टेंस टू ई गिव्स, ये ऐसा। तो इक्वल प्रेसिडेंस है, बट स्टार इज लेफ्ट रिकर्सिव, सो स्टार इज ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि स्टार लेफ्ट रिकर्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो वो लेफ्ट रिकर्सिव है। ठीक है, इसका मतलब वो है। और सिमिलरली प्लस इज राइट रिकर्सिव, तो यहाँ पे ई यहाँ इस साइड में है, तो ये प्लस क्या है, राइट रिकर्सिव है। दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, बट उसके इंटरनली और डिप्टिक करेंगे तो उसका हम लोग को लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है वो भी मिल गया। एंड माइनस इज डिफाइंड ऑन बोथ द साइड्स, सो इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस मतलब एफ और एफ है, इधर भी एफ और इधर भी एफ, तो इसका हम लोग को पता नहीं है कि प्रेसिडेंस क्या है, ऐसा। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट रिकर्सिव है राइट रिकर्सिव, वो पता नहीं हम लोग को। अभी देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग द ग्रामर्स। तो कुछ तो लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग में इश्यू रहेगा, तो वो देखते हैं। अभी क्या है कि रिकर्शन क्यों आया, पहली बात तो हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग एम्बिग्यूटी अवॉइड करना चाह रहे थे, उस वजह से हम लोग ने रिकर्शन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। हम्म, तो एम्बिगस ग्रामर मेकिंग देम अनएम्बिगस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि उसको लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया। ठीक है, हम लोग को ये पता नहीं है दोनों में क्या है, तो अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है तो हम लोग उसको लेफ्ट रिकर्शन बना दे रहे, तो जैसे ये केस में हम लोग ने उसको लेफ्ट रिकर्शन बना दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ग्रो किया, तो इस वजह से एम्बिग्यूटी निकल गई। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लोग ने दो पार्ट्स बन रहे थे, तो हम लोग ने कुछ रूल डिफाइन करने के लिए किया था। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बैकग्राउंड। भी देखते हैं आगे। रिकर्शन उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी रिकर्शन के दो टाइप है, लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन।
तो ये लेफ्ट रिकर्शन कब रहता है? जब लेफ्ट साइड में सेम वेरिएबल हो, राइट। राइट रिकर्शन मतलब राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड का इश्यू है, तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल ये वाला है राइट हैंड साइड का, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मैच हो रहा है, तो ये लेफ्ट रिकर्शन है। सिमिलरली राइट मोस्ट सिंबल ऑफ राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड का राइट मोस्ट सिंबल है, वो मैच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये राइट रिकर्शन बोलेंगे। अभी लेफ्ट रिकर्शन का एक पार्स ट्री देखा है, ठीक है, ऐसा। और ये राइट रिकर्शन का पार्स ट्री है, बस वैल्यूज डाल डाल के। तो इससे हम लोग को पता चला कि इससे लैंग्वेज जनरेटेड क्या है, बीटा। ये बीटा हो गया, और ये अल्फा स्टार, मतलब जितने अल्फा है, और इसका क्या है, अल्फा स्टार बीटा ला के स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए हो गया, फिर ये ए फिर से कॉल कर रहे क्योंकि ये लेफ्ट रिकर्शन है, और ये अल्फा, ठीक है। और ये राइट रिकर्शन है, तो पहले अल्फा आएगा, फिर उसके बाद जितने भी ए से वो आएंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे ये ए है और ये ए है, बराबर। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप में फॉल करेगा, मतलब जा सकते हैं। और यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या कर रहा है कि एंकर कंडीशन जैसा एक्ट कर रहा है, राइट, कि वो बताएगा कब स्टॉप करना है। तो using left recursion we are going to get this language beta alpha star, and right recursion से हम लोग को मिलेगा alpha star beta. So both are going to generate different language, so दोनों से different language हो रहा है। So in compiler most of the parser, top especially top down parser don't work properly if grammar is left recursive, because sometimes वो infinite loop में जा सकता है, तो स्पेशली टॉप डाउन पार्सर तो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग को क्या करने पड़ेगा, वी नीड टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्शन। तो लेफ्ट रिकर्शन को हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस, जो लेफ्ट रिकर्शन लैंग्वेज जनरेट कर रहा है उसको हम लोग को चेंज भी नहीं करना है, बट हम लोग को ग्रामर चेंज करके सेम लैंग्वेज जनरेट करना पड़ेगा, बट वो रिकर्शन लेफ्ट रिकर्शन में फॉल ना। तो जैसे लेफ्ट रिकर्शन बनाता है बीटा अल्फा स्टार, तो ऐसा ग्रामर ढूंढना पड़ेगा जो बीटा अल्फा स्टार जनरेट भी करे और रिकर्शन लेफ्ट रिकर्शन में अटकेगा। तो देखते हैं, ऐसा ग्रामर चाहिए जो ये जनरेट भी करे और स्टार ना हो स्टार, ठीक है। तो देखते हैं। तो अभी ए गिव्स बीटा ए डैश, ठीक है, तो बीटा ए डैश है, और अभी ए डैश डिराइव करेगा अल्फा, ठीक है, या फिर अल्फा ए डैश, ओके। तो ये बी ए डैश और ये ए डैश इज इक्वल टू अल्फा ए डैश। तो इक्विवेलेंट टू ये क्या है, इज इक्वल टू, अब एक कुछ एग्जांपल देके देखने वाले का देखते हैं। इज इक्वल टू अल्फा ए, ये अल्फा ए, ओके, स्लैश बीटा अगर है तो उसको हम लोग ए बिलोंग्स टू ए अल्फा स्लैश बीटा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा ग्रामर बनाना है दैट डजंट कंटेन स्टार, तो ये डायरेक्टली ग्रामर दे दिया हम लोग को, ठीक है। तो डायरेक्टली ये ग्रामर दे दिया है, तो ये इक्विवेलेंट है, ये रॉन्ग है, इक्विवेलेंट टू दिस है, ठीक है। तो ये मतलब इसको हम लोग अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा तो उसको डायरेक्टली हम लोग ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये लेफ्ट रिकर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये लेफ्ट रिकर्शन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ई गिव्स ई प्लस टी स्लैश टी, तो ये ई को ए लिया है, तो ये ई और ये ए सेम हो गया। फिर जो बचा है प्लस टी को अल्फा ले लिया और ये बीटा,
स्लैश टी को, ठीक है। तो प्लस टी को अल्फा लिया है, ठीक है। तो ए की जगह क्या आएगा, ई, सॉरी, ई गिव्स क्या है, ए गिव्स बीटा। तो बीटा क्या है, यहाँ पे टी है, तो ये टी आ गया। फिर ए डैश, तो ए डैश मतलब क्या कि ए क्या है, ई, तो ई डैश आ गया। फिर उसके बाद ए डैश है यहाँ पे, तो ई डैश गिव्स ये एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन प्लस टी। तो प्लस टी कहाँ से आ गया, ये अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ये प्लस टी है। प्लस टी और फिर ई डैश, तो ई डैश की जगह ई डैश यहाँ पे आ गया, क्योंकि ई का वैल्यू ई है, ठीक है। ये ऐसा हो गया, हम लोग ने कन्वर्ट किया नॉन लेफ्ट रिकर्सिव वाले को, रिकर्शन लेफ्ट रिकर्शन हटा दिया, यहाँ पे भी लेफ्ट रिकर्शन है, तो इसको हम लोग ने फॉर्मेट में लिखा ए अल्फा बीटा, ठीक है। तो फिर से हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया, एस गिव्स बीटा, एस गिव्स बीटा ए डैश, तो ये बीटा का वैल्यू है और ये ए डैश का वैल्यू है, ठीक है। एस सीधा तो एस डैश आएगा, फिर एस डैश गिव्स एप्सिलॉन, फिर अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 0s1s, तो 0s1s तो यहाँ तक आएगा, और बीटा, सॉरी, ए डैश क्या है, हाँ ए डैश है यहाँ पे, तो ए डैश मतलब क्या कि एस का डैश, तो वो भी आ गया। तो अभी आगे देखते हैं, और एक एग्जांपल, एस इज इक्वल टू 0 1 एस डैश, और 0 1 को बीटा लिया है और इसको ए डैश लिया है, तो ये वही है, ऊपर का ही है, फिर से लिखा है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाले एग्जांपल में, तो इसमें लेफ्ट रिकर्शन है ही नहीं, इधर भी एस है नहीं लेफ्ट साइड में, तो इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं, तो एल इज इक्वल टू ये है, तो ये अल्फा मिला, ए मिला, अल्फा मिला, बीटा मिला। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ने वो ऊपर वाले फॉर्मेट में जो ये है इसमें लिखा, ये पीछे है। सिमिलरली अभी तीन रहेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ए अल्फा वन, ए अल्फा टू, ए अल्फा थ्री, तो तीन जगह लेफ्ट रिकर्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बीटा वन, बीटा टू, सॉरी, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, ये भी है आगे, स्लैश बीटा रहना चाहिए, राइट। तो बीटा भी है, तीन बीटा रखिए, सेम इसी के आगे, मतलब ए गिव्स ऐसा। तो बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री भी है। सो हियर वी हैव मेनी लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बीटा ए वन की जगह बीटा वन ए डैश, बीटा टू ए डैश, बीटा थ्री ए डैश, और ए डैश की जगह लिखेंगे अल्फा वन ए डैश, अल्फा टू ए डैश, अल्फा थ्री ए डैश, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सपेंड करेंगे 1 2 3 लिख के, जितने हैं उतना 1 2 3 डाल के फिर वैसा हम लोग लिखते जाएंगे, जितने भी हैं, तो डॉट 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 करके सारे आ जाएंगे यहाँ पे। मल्टीपल के लिए वैसा कर सकते हैं। अभी ग्रामर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, तो उसके कैटेगरीज देखते हैं। पहला रहता है एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव, ये सब दिखा है। अभी हम लोग के पास ये नया है, डिसाइडेबल और नॉन डिसाइडेबल। तो नॉन डिसाइडेबल मीन्स क्या, कि सपोज ये एक ग्रामर दिया है और हम लोग को चाहिए अल्फा बीटा क्यू, ठीक है। तो हम लोग को ए पे अगर अल्फा दिखा तो वी डोंट नो ऑन विच प्रोडक्शन टू गो ऑन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग को अल्फा दिखा, तो उसके बाद यहाँ पे जाना है कि यहाँ पे जाना है कि यहाँ पे जाना है, ये हम लोग को पता नहीं चलेगा, राइट, सिर्फ अल्फा देख के। तो उसके लिए हम लोग के पास तीन पाथ्स है, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। सो सपोज वी गो ऑन अल्फा बीटा वन, देन वी डोंट नो व्हाट टू डू ऑन बीटा वन, तो बीटा वन पे हम लोग को क्या करना है पता नहीं है, राइट। तो बैक ट्रैक करके फिर से वापस आएंगे, फिर हम लोग बी टू पे जाएंगे, सिमिलर केस आएगा, फिर से बैक ट्रैक करेंगे, फिर फाइनली B3 पे जाएंगे, तब हम लोग को मिलेगा कि अच्छा इधर जाना था। सो नाउ प्रॉब्लम हियर इज बैकट्रैकिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस, ठीक है। कॉमन प्रीफिक्स था जैसे अल्फा, इसकी वजह से बैकट्रैकिंग पॉसिबल हो रहा था। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन प्रीफिक्स और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर,
ठीक है, तो ये तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, वो तो पक्का हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन प्रीफिक्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन प्रीफिक्स ग्रामर। तो प्रॉब्लम विद नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर विल बी देयर विल बी बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग रहेगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में। तो using procedure of left factoring we can convert non-deterministic grammar into deterministic one। तो लेफ्ट फैक्टरिंग अभी कुछ तो नया है, उसके हेल्प से हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक बना सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो देखते हैं। तो ये वही ग्रामर है, अल्फा ए डैश और बीटा वन प्लस बीटा टू डैश बीटा थ्री। तो ये ऊपर वाला ये क्या देखते हैं, तो ये अलग है, बीटा ए वन, बीटा वन ए डैश, और यहाँ पे क्या है, अल्फा ए डैश। तो ये अलग है ग्रामर, ये लेफ्ट फैक्टरिंग का ग्रामर है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हियर वी नीड टू पोस्टपोन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टिल B3, ठीक है। तो डिसीजन वाला पार्ट हम लोग ने पोस्टपोन किया है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्फा देखने पे उसको पता है कि इधर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद ए डैश पे वो फिर देखेगा कि उसको बीटा वन चाहिए, बीटा टू चाहिए कि बीटा थ्री चाहिए, फिर वो पाथ पे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने डिसीजन मेकिंग का पाथ पोस्टपोन किया पार्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये राइट साइड में ए डैश लिखेंगे और फिर उसका पाथ देंगे ऐसा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग को पता है कि अभी हम लोग को B3 पे जाना है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट इस पे जाएंगे, बैक ट्रैकिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, हाँ, एस गिव्स IETS/IETS/ES/A। तो यहाँ पे ये कॉमन प्रीफिक्स है इसका, IETS, ठीक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। सो यूजिंग लेफ्ट फैक्टरिंग अभी हम लोग क्या करेंगे कि IETS और आगे एस डैश डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस डैश डाला और स्लैश ए क्यों डाला यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली ए पे भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद एस डैश पे एप्सिलॉन डाला, तो एस डैश पे एप्सिलॉन मतलब क्या कि इसका ये वाला जो है उसका, ये वाला रेट में चेंज करो, ये वाला पार्ट है उसका पोस्ट फिक्स, मतलब उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो एप्सिलॉन आएगा, तो एप्सिलॉन आया। फिर नेक्स्ट वाले का क्या है, ES है, तो ES डाला, ऐसे जो भी है डिसीजन मेकिंग वाले वो यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद ई का जो था पहले से ही उसको हम लोग वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग ने क्या किया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक बना दिया। नाउ लेट्स चेक एम्बिग्यूटी फॉर ओरिजिनल क्वेश्चन। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी कैसे है कि नहीं देखते, मतलब जो ये वाला दिया है इसके लिए एम्बिग्यूटी है कि नहीं देखेंगे अभी। तो IETS ठीक है, तो ये वैसा सब्स्टिट्यूट किया, पहले IETS फिर इसके जगह IETS ऐसा। तो इससे क्या मिल रहा है, IETS ठीक है। भी दूसरा किया है IETS पहले लिया फिर IETS लिया, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, IETS तो IETS तो दोनों में सेम ही मिल रहा है, तो ये एम्बिगुअस है क्योंकि दो पार्ट्स भी बन रहे हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं कि आफ्टर लेफ्ट फैक्टरिंग एम्बिग्यूटी है क्या। तो हियर भी, इधर भी IETS, ये वाला ग्रामर के लिए अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। IETS एस डैश, तो एस डैश की जगह एप्सिलॉन डाला, ठीक है। अब ये एस की जगह IETS एस डैश डाला वापस, ये वाला IETS एस डैश, फिर उसके बाद एस की जगह ES डाला, ठीक है। तो अभी क्या है, ये IETS और ये दूसरा वाला है IETS एस डैश, तो ये भी ये एस की जगह डाला है IETS एस डैश, और ये एस की जगह ES डाला, ये यहाँ पे कैसे एस डैश की जगह ES डाला था वैसे यहाँ पे डाला है, और यहाँ पे एस डैश की जगह एप्सिलॉन, तो वो भी अलाउड है इसलिए एस डैश की जगह एप्सिलॉन।
तो अभी ग्रामर देखते, IETS तो सेम है दोनों में भी, मतलब हम लोग ने नॉन डिटर्मिनिज्म हटा दिया, फिर भी ambiguity तो है. So here ambiguity is not due to non-determinism but due to inherent properties of language. That is, if there are multiple else, then each else will be associated with closest if, but in above case, it is also associated with farthest if, which is the root cause of ambiguity. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि क्लोजेस्ट इफ वाला जो पार्ट है वो क्लोजेस्ट एल से लगना चाहिए. जैसे कि ये इफ है तो ये ई से होना चाहिए, बराबर, एंड, बट वैसा नहीं है. मतलब वो छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा था कि इवन तो हम लोग नॉन डिटर्मिनिज्म को डिटर्मिनिज्म बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिग्विटी निकल जाएगा, नॉट नेसेसरी. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. लेट्स एलिमिनेट नॉन डिटर्मिनिज्म फ्रॉम दिस ग्रामर. तो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म है क्योंकि कॉमन प्रीफिक्स है. तो यहाँ पे फिर ए लिखा, फिर एस डैश डाला, फिर ये बी पे डायरेक्टली जाते तो बी को डायरेक्टली एक्सेस दे दिया पाथ. फिर एस डैश से अभी यहाँ पे क्या है, ये एस, तो ये एस का कॉमन प्रीफिक्स है. ठीक है, तो फिर ये एस लिखा, ये एस लिखा, फिर उसके बाद इसका ये है एस बी एस और ए एस बी, बराबर, और ये बी बी पे डायरेक्टली जा रहा है तो वो डायरेक्टली लिख दिया. तो फिर अभी एस से एस डबल डैश लिखा और बी बी लिखा क्योंकि डायरेक्टली जा रहा है. तो एस डबल डैश से अभी हम लोग के पास क्या है कि बी एस बी एस और ए एस बी. तो एस बी एस और ए एस बी, तो ये हम लोग का फाइनल ग्रामर हो गया. ऐसा हम लोग नॉन डिटर्मिनिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब ये एस से और एक एग्जांपल देखते हैं. ये कॉमन प्रीफिक्स है बी, तो ये बी लिखा, फिर अ, उसके बाद ये बी लिखा, फिर एस, एस डैश, तो बी एस कॉमन प्रीफिक्स है. ठीक है, ये बी एस, ये सिर्फ बी नहीं. फिर उसके बाद एस डैश लिखा और ए पे डायरेक्ट जा सकते तो ऐसा लिखा. फिर एस डैश के लिए देखेंगे, तो एस डैश के लिए एस कॉमन सब प्रीफिक्स है यहाँ पे, तो ये एस हो गया कॉमन सब प्रीफिक्स, कॉमन प्रीफिक्स. तो उसके बाद है ए एस और ए एस बी. ठीक है, तो ये भी रिपीट हो रहा है. तो एस डैश के बाद, एस डैश के बाद एस है कॉमन, सॉरी एस ए कॉमन है और एस डबल डैश और बी पे डायरेक्ट जा सकता है यहाँ पे, तो वो लिख दिया. फिर अभी एस डबल डैश को देखेंगे कैसे करना है. तो एस डबल डैश के लिए ए एस और एस बी, तो ए एस और एस बी. ठीक है, तो वो एस डबल डैश से एस और एस बी जाएगा. ऐसा हम लोग ने नॉन डिटर्मिनिज्म को एलिमिनेट किया.